हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज हम बात करने वाले हैं सीसैप काउंसलिंग के बारे में। और ये नॉर्मल वीडियो से, ऑर्डिनरी वीडियो से थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें ना सब आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है। साथ साथ में मैं 2024 की सीसैप की वैकेंसी बताऊंगा और साथ साथ में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी सीसैप के बारे में, जिसमें आपको शेड्यूल और भी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। बट यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को तो सिंप्लीफाई कर ही रहा हूँ, प्लस आपको वो रीज़न दूंगा जो सारे लोग बोलते हैं कि सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी किसी रेस की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सारे लोग एक बढ़िया उत्साहित होकर के, एक एंथुसियाज्म रहता है उनके अंदर, वो भागते हैं। बट वो एंड जब होने लगती है रेस ना, तो हौसले टूटने लगते हैं लोगों के। और वही चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने हौसलों को टूटने मत दीजिए। आप जिस डेस्परेशन के साथ आपने इस काउंसलिंग में, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा, जिस डेस्परेशन के साथ आपने स्टार्ट किया था, आप उसी के साथ आगे कंटिन्यू करते रहिए। और लास्ट में मैं इस चीज की तो गारंटी है, हर साल जो बच्चे पेशेंस रख के लास्ट तक काउंसलिंग में जाते हैं उन्हें डेफिनेटली बेटर सीट मिलती है। और आज ये वीडियो जो है उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट तक रुकना चाहते हैं और लास्ट तक अपने आप को बेटर से बेटर कॉलेज और बेटर से बेटर सीट में देखना चाहते हैं, जहां पे उनको अच्छी ब्रांच मिल रही होगी। और आपके कॉमन क्वेश्चन तो हैं ही, और साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कंफ्यूजन आपको कभी भी क्लियर नहीं होता है, आप कितनी भी वीडियो देख लो। बट वो आज मैं ट्राई करूंगा कि वो सारी चीजें आपकी कवर हों। और हाँ, किस रैंक पे कहां तक पार्टिसिपेट करना है, कहां तक एनआईटी के लिए, कहां तक ट्रिपल आईटी के लिए और कहां तक जीएफटीआई के लिए हमें सोचना है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आप लोगों का साथ चाहूंगा थ्रू द लाइक्स, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और एक बार ये वीडियो देखो। आई थिंक आपका जो कंफ्यूजन है वो तो दूर हो ही जाएगा, प्लस आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो सोचने का तरीका है, वो भी बदलेगा कि काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं देखो इन्फॉर्मेशन बता दूं थोड़ा सा। जोसा आप सबने आई थिंक पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ बच्चे नहीं पार्टिसिपेट किए होंगे, उनके लिए भी, और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर भी चुके होंगे। तो मैं सबके लिए थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, ठीक है। सबके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो जो देखो, जोसा तो आप चल रहा है अभी, ठीक है। सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, थर्ड राउंड का भी आएगा, ऐसे ही आपके राउंड के रिजल्ट आएंगे। बट जोसा से सीसैप जा कौन सकता है, ठीक है। जोसा से सीसैप जा कौन सकता है यार? अगर आपको जोसा में सीट मिल गई है तब भी आप जा सकते हो, जोसा में सीट नहीं मिली हुई है तब भी आप जा सकते हो, ठीक है। या आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही ना किया हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है बट वो जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई सीट नहीं मिली हुई है, ठीक है, तब जा सकते हो। और अगर आपकी सीट मिली हुई है और ड्यू टू सम रीजन, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट की वजह से, बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता, उसकी वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है, तब भी आप जा सकते हो। एंड इफ यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द सीट यू हैव गॉट इन जोसा, तब भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और अभी मैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी करके इनकी सारी एलिजिबिलिटी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप जान लो, देखो सीसैप की भी जब भी बात होती है ना, तो सीसैप काउंसलिंग जो होती है 3 होती है। हालांकि एनईयूटी और सुपर न्यूमरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो। आज हम इसमें सीसैप स्पेशल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होता है। अब एनआईटी प्लस सिस्टम आप कहोगे क्या होता है इसमें आपको एनआईटी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ट्रिपल आईटी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको जीएफटीआईज देखने को मिल जाते हैं। और कौन कौन से मिलते हैं? जिनकी सीटें वैकेंट रह जाती हैं जोसा 2025, यानी जो आपका ये 6 राउंड का जो काउंसलिंग हो रही है जोसा की, उसके बाद जो सीटें वैकेंट हो जाएंगी, उस पे ये वैकेंट सीट पे ये काउंसलिंग कराई जाती है आपकी, ठीक है। ये जो वैकेंट सीट आपकी बचती है इसके बेस पे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी सेम एज जोसा होती है अगर क्वालिफिकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि भैया कुछ जीएफटीआईज हैं जो अलग से लेते हैं। नहीं भाई, वो अपना कुछ ऐसे जीएफटीआईज हैं जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, आफ्टर सीसैप, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, अभी आप जो सीसैप तक के बारे में। और एक चीज इस वीडियो को स्टार्ट करते करते मैं ये भी बता दूं कि अप टू जो 4 लाख रैंक है वो सीसैप में एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज के लिए कंपीट कर सकते हैं। और यहां तक के लोग यहाँ पे सीट
मिल जाती है। हालांकि ये स्पेशल कैटेगरीज की बात करें या होम स्टेट एडवांटेज की बात करें तो यार 5 लाख 7 लाख 8 लाख तक भी कॉलेज मिलता है। इवन एनआईटी, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज हैं जिनको होम स्टेट का एडवांटेज मिलता है और काफ़ी ज़्यादा रैंक तक मिलता है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाने वाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन कैटेगरीज को कवर करूं। जो भी इस कैटेगरीज के बियॉन्ड आते हैं उनको तो ऑलरेडी इससे ऊपर मिल ही जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको ये समझ आया होगा जो ओवरव्यू है। अच्छा, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने ही पूछे हैं हमसे कमेंट में, तो यार कमेंट आप करते रहो, हम लोग उसका किसी न किसी तरीके से बेस्ट तरीके से जवाब देंगे। और ये वीडियो के एंड में ये मैंने कमेंट यहाँ भी रखे हूँ, बहुत सारे कमेंट रखे हूँ, इसका जवाब मैं दूंगा आपके, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे। अब ये शेड्यूल है सीसैप 2025 का। आई होप आप सबने एक आध बार तो शेड्यूल देख ही लिया होगा जरूर। मैं थोड़ा थोड़ा इस शेड्यूल को बताऊंगा, उसके बाद मैंने ना इस शेड्यूल को आपके लिए क्या है ब्रेक डाउन किया हुआ है। ब्रेकडाउन कैसे किया है उसका दिखाता हूं मैं आपको। अभी देखो, नॉर्मल क्या है, 24 जुलाई से आपका रिस्टोरेशन, जिनका कैटेगरी रिस्टोरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब प्रोसीजर चलता रहेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, और आपको मतलब अगर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें तो 7 अगस्त तक मतलब टाइम मिलेगा, जब तक आप अपनी चॉइस क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो या चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, ये सारा आपका प्रोसीजर चलता रहेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप फ्रीज फ्लोट वगैरह करोगे। और इस चीज को मैंने समझाया कैसे है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये प्रोसेस फ्लो के थ्रू आपको डेट्स भी यहाँ पे समझ में आ रही होंगी और क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखो, रजिस्ट्रेशन जब करना है आपको, कब कब करना है, सीसैप पोर्टल पे जाके 30 से 3 जुलाई तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो भी बच्चे, अब ये जो सीट होती है, मतलब कि जो स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस होती है वो आपको पे करनी होती है, कितनी, 40 के। अब ये सबको नहीं पे करनी होती है, ये कुछ बच्चों को करनी होती है और कुछ बच्चों को नहीं करनी होती। उनके बारे में भी स्पेशल अभी एक स्लाइड रखी है जिनके बारे में बात करेंगे। तो जिनको भी यहाँ पे स्पेशल फीस पे करनी है, स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी, वो आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद ये कब तक करना है आपको, 3 जुलाई तक करना है। उसके बाद आपका राउंड 1 का चॉइस फिलिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राउंड 1 का चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है भाई। एक बार आप मौका गंवा चुके हो जोसा में, अगर किसी ने भी गलती करी है, सीसैप में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर यहां पे गलती कर दिया तो योर लास्ट होप विल बी एंड, ये ध्यान में रखना है। तो देखो, चॉइस फिलिंग यहां पे होनी है। चॉइस फिलिंग को बहुत ही ध्यान के साथ, क्या मिलना है, कहां तक जाना है, क्योंकि यहां पे ना आपसे पहले पैसे सबमिट कराए जा रहे हैं। जोसा में ऐसा नहीं होता था। जोसा में आप बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सिंगल रूपी चार्ज किए हुए आप जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको सीट मिलने के बाद पैसा देना होता, बट यहां पहले ले रहे हैं आपसे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ कर दो, इससे आपके ये भी पैसे जाएं और बाद में भी पैसे जाएं। तो ये सब जो सीसैप होता है ना, ये बहुत ही ध्यान देने वाली काउंसलिंग होती है। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग आपकी हो गई, फिर आप लॉक करोगे, कब तक करोगे, 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक वगैरह कर दोगे। उसके बाद आपको राउंड 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। राउंड 1 का रिजल्ट मिलेगा। अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपका सीट अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई। ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट वाले, क्वालिफिकेशनल वाले, आपकी फोटोग्राफ वगैरह, आपके सिग्नेचर वगैरह, ये सब चीजें क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। फिर आपकी विलिंगनेस होती है। अब विलिंगनेस में क्या क्या आता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ऐसे करके एग्जिट, सरेंडर, बहुत सारी होती हैं, 4-5 होती हैं। मैंने आगे स्लाइड रखी हुई है, अच्छे से समझाऊंगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस देनी होती है। अब ये उन बच्चों को देनी होती है जिनको सीट मिली है। जिनको सीट नहीं मिली है वो ऑटोमेटिकली स्पेशल राउंड 2 में चले गए। ठीक है, ये भी सेम ही है, स्पेशल राउंड 2, 1, 2 और 3 सेम आपको प्रोसेस यहां भी करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स टू क्वेरी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए या कुछ दिक्कत आ गई डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद आपका क्वेरी रिस्पॉन्स की जाती है। ये आपका टाइमलाइन रहेगा 9 से 12 अगस्त का। उसके बाद आपका राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, और 16 तारीख तक बाकी सारी प्रक्रिया आप कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जैसे कि विलिंगनेस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, एग्जिट, जो भी करना चाहते हो। उसके बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड, जो एक आप पहले दे चुके होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स जो भी होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें आपकी होती हैं।
ये 16 अगस्त तक। ऐसे ही आपका स्पेशल राउंड 3 आता है, फिर आप यहाँ पे कर सकते हो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, विलिंगनेस, इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस और ऐसे। और उसके बाद लास्ट में आपको करना होता है, अब आपको जिन बच्चों को राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 इनमें सीट मिली है उनको क्या करना है, रिपोर्टिंग करने जाना है। यानी जहां जो फाइनल मिला है, अब यहां पे आपको फाइनल मिल जाएगा, जिनको कुछ भी नहीं मिला होगा उनको फाइनल मिल जाएगा, जिनको यहां तक भी नहीं मिलेगा, जिनको राउंड 3 तक भी अगर यहां पे कोई सीट नहीं मिली हुई है, उनका पैसा क्या हो जाएगा, जो यहां पे किया है वो रिफंड हो जाएगा, यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं भैया रिफंड होगा नहीं होगा, कितना होगा रिफंड, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कहाँ से 20 से 23 अगस्त में कर देनी है। अब इनके बीच में भी ऐसे मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते, जब वो प्रोसेस चल रहा होता है ना, तब सारा कंफ्यूजन आता है। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों का सारा चीजें बता देता हूं। अब देखो कौन कौन एलिजिबल है काउंसलिंग में जाने के लिए। ये भाई हो सकता है ये थोड़ी सी आपको लगे कि अभी इसकी क्या ज़रूरत है, बट आई मस्ट से कि आपको इसको देखना चाहिए। और बहुत सारे अभी बाद में बच्चे आते हैं जिनको इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। अब ये सब टाइप्स हैं, ऐसे आपको 8 से 9 टाइप मिल जाएंगे जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो टाइप 1 टाइप 2 मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप इनको ध्यान देते रहना, क्योंकि इस टाइप के लोगों को कितनी फीस देनी है। टाइप 1 2 3 आपने देख लिया, अब इन टाइप के लोगों को यहां पे फीस कितनी देनी है ये मैंने लिखा हुआ है। तो जो आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो, आप यहां पे टाइप देख लेना, वो टाइप आपका क्या है। और यहां पे आई होप आपको ये दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो जिस भी आप टाइप में यहां पे लाई करते हो, उस टाइप में आपको अपना नोट करके रख लेना और बाद में देखना है कि मुझे फीस कितनी देनी है, वहां पे एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर जोसा 2025 राउंड आर एलिजिबल फॉर। अब इसका क्या मतलब है, जिसने जोसा में नहीं पार्टिसिपेट किया है वो कर सकता है। ठीक है, एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा क्या कहता है, कैंडिडेट हु हैव, दूसरा क्या कहता है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। अगर कोई सीट नहीं मिली है, जोसा में आपने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, तब भी आप एलिजिबल हो। टाइप 3 क्या कहता है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 एंड हैव बीन अलॉटेड अ सीट। यहां पे क्या हुआ, आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गई, ठीक है, बट कैंसिल हो गई। लेकिन क्या हुआ, सीट आपकी कैंसिल हो गई, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करी है। एसएएफ ना पे करने की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई, तब भी आप सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टाइप 5 में वो लोग आते हैं, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 एंड हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन आईआईटी। ध्यान रखना क्या है, आईआईटी। यहां पे आपको आईआईटी में सीट मिल गई है, बट ये सीट आपकी कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से कैंसिल हो सकती है। ठीक है, एक पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया, दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट, हो सकता है आपने विड्रॉ कर लिया हो। तीसरा रीजन, दे हैव टेकन एडमिशन देयर इन। और तीसरा क्या है, हो सकता है आपने एडमिशन ले भी लिया हो। मतलब 3 कंडीशन हो सकती है, आपको आईआईटी मिला, पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, उन्होंने आपकी सीट कैंसिल कर दी। दूसरा क्या हो सकता है, आपने अलॉटेड जो सीट है वो उससे विड्रॉ कर लिया। और तीसरा क्या हो सकता है, आपने एडमिशन ले लिया हो। इन तीनों केस में आप सीसैब में जा सकते हो। क्लियर, ओके चलो टाइप 4 देखो, कैंडिडेट हु हैव बीन एक्सरसाइज्ड द एग्जिट ऑप्शन। अब जिन्होंने एग्जिट ले लिया है काउंसलिंग से, ठीक है, लाइक उनको कोई सीट नहीं मिली हुई है, उन्होंने एग्जिट ले लिया। अब जो एग्जिट ले लिया है जिन्होंने, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, टाइप 6 क्या कहता है, टाइप 6 वाले देख लो, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम। मतलब कि या तो एनआईटी मिल गया हो, या तो ट्रिपल आईटी मिल गया हो, या फिर जीएफटीआई मिल गया हो, कोई भी। ठीक है, हैव ऑलरेडी secured admission in the allotted institute by paying seat acceptance fees and partial admission fees। मतलब आपको सीट मिल गई, आपने एसएएफ भी पे कर दिया और आपने पार्शियल एडमिशन फीस भी पे कर दी। ठीक है, आपने यहां पे एसएएफ, यहां पे एसएएफ पे कर दिया प्लस पीएएफ, यानी कि दोनों आपने फीस पे कर दी और आपने वहां पे सिक्योर कर लिया एडमिशन। तब भी आप क्या कर सकते हो, आप जो सीसैब में जा सकते हो। सिमिलरली, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम, वही सेम एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एंड लेटर दे हैव विड्रॉन फ्रॉम
अलॉटेड सीट, मतलब आपको सीट मिल तो गई, इन तीनों में से कोई ना कोई मिल गया, या तो आपको एनआईटी मिल गया है, या तो आपको ट्रिपल आईटी मिल गया है, या तो आपको जीएफटीआई मिल गया है, बट आपने क्या किया, आपने विड्रॉ कर लिया यहां से, आपने विड्रॉ कर लिया, तब भी आप सीसैप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा and have been allotted a seat in NIT plus system but later their seat have been cancelled after document verification, मतलब आपको सीट मिल गई है, ठीक है, यहां पे आपको सीट मिल गई है, ठीक, बट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते समय आपको क्या कर दिया गया, सीट कैंसिल कर दिया गया। आपने एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में सीट ले रखी थी, बट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, इसकी वजह से आपका कैंसिल कर दिया गया, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और इन सब काउंसलिंग, इन सब टाइप में आपका टाइप नोट करो, आगे बताऊंगा कितना पैसा आपको चार्ज करना है जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीसैप का, उतना पैसा आप अरेंज करके रखोगे। टाइप 9 क्या कहता है, कैंडिडेट हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम हैव पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड current document verification but their seat have been cancelled due to non payment of partial admission fees, मतलब आपने एसएएफ तो पे कर दिया था लेकिन आपने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं पे करी, ठीक है, इसकी वजह से आपकी क्या हो गई, सीट कैंसिल हो गई, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और कैंडिडेट जो 6 हैं, ये 6 वाला है, इसी का सब पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो भी मतलब आप इसके अंदर ही आते हो, तो जो भी ये कैटेगरी में आता हो ये आप यहां से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। अब इन कैटेगरीज वालों को फीस कितनी पे करनी है, भैया पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको अपने फैमिली में बताना है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको अरेंज करना है कि कितना पैसा मेरा लग सकता है या कितना मेरा लगेगा, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए है, कितना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कि कितना अमाउंट आपका जो आपने पे कर रखा है वो एडजस्ट हो जाएगा और कितना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एससी वाले अपने आप समझते जाएंगे, सिमिलर अपनी टाइप देखो वहां से समझते जाओगे। अब देखो टाइप 1 से लेकर के आप देखोगे, टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक आपको 1 रुपया भी आपका एडजस्ट नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट, ठीक है, ये ध्यान देना कितना पैसा आपका एडजस्ट हो रहा है जोसा में जो आपने पे कर रखा है। वैसे मोस्टली इन चारों पांचों टाइप में आप लोगों को 1 भी रुपया आपने पे नहीं करा होता। टाइप 5 में हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पैसा पे किया हो, ठीक है, इस केस में आपका पैसा एडजस्ट नहीं होगा। टाइप 5 में हो सकता है आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में कोई सीट मिली हो, बट आपकी कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ इश्यूज की वजह से आपका क्या हो गया हो, सीट कैंसिल हो गया हो, तो एडजस्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे पूरे 44,000 देने होंगे जब भी आप स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस पे कर रहे होगे और सीसैप में पार्टिसिपेशन के लिए। बट टाइप 6 वाले जो हैं इनका 40,000 जो अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, मतलब 40। अब टाइप 6 वाले देखो, थोड़ा एग्जांपल मैं दे लूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टाइप 6 कहां है, टाइप 6 यहां पे कैंडिडेट जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट अलॉट हो गई थी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, ठीक है, और इन्होंने क्या, इन्होंने अपना इनने सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस, मतलब इन्होंने ऑलरेडी एसएएफ और पार्शियल एडमिशन फीस दे रखी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो कि 35,000 है और पार्शियल एडमिशन फीस जो आपकी 40,000 है, ये आपने ऑलरेडी दे रखी है, तो आपको कितना देना होगा, आपको केवल 4,000 रुपए देना है, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही टाइप 7 वाले जो हैं इनका 33,000 अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा और इनको बाकी का 11,000 रुपए देना होगा। मतलब अगर मैं बोलूं आपने जोसा में अगर कुछ पैसा पे किया है ना, तो आपका पैसा यहां पे एडजस्ट हो जाता है और आपको उससे लेस करके पैसा यहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर और आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये अमाउंट इतना कम तो है नहीं कि सब लोग तुरंत अरेंज कर लोगे, बट बहुत सारे लोगों के लिए इजी होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं इजी होता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। ऐसे टाइप 8 और टाइप 9, टाइप 8 में देखोगे आपका 36,000 एडजस्ट हो जाएगा और 8,000 जो है आपका वो आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली 33,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, 11,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैसे वाला मामला क्लियर है सबको कि कितना पैसा आपको पे करना है। अब देखो कैटेगरी रिस्टोरेशन भी ये सबसे स्टार्टिंग स्टेप होता है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने आते हो जोसा का, तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, उनकी सीट जोसा में नहीं लगी होती है ड्यू टू, हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गया हो या फिर नहीं बन पाया हो। तो ओबीसी एनसीएल वाले अपना कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी। अब
ये लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाया है, आई होप सो कि आपने अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेट करवा लिए हैं। और आपको यहाँ पे वही सीसैप की वेबसाइट पे जा करके ये करना है। और जैसे ही कैटेगरी रीस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप जाओगे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वाले अपलोड करोगे, वो आपका फिर वेरीफाई किया जाएगा जब भी, ठीक है, आपका रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे देखा जाएगा और इसी जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको बताया है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करके ओके कर दिया जाएगा। देन आपकी सीसैप राउंड में आपकी कैटेगरी लग जाएगी। ओके, आई होप सो ये समझ में आ गया कि कैटेगरी आप रिस्टोर कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा पिछले साल का स्टैट्स बताऊंगा कि क्या कितनी वैकेंसीज रही हैं, क्यों आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, दो स्ट्रॉन्ग रीजन है। पहला, आपकी सीट्स बढ़ गई हैं इस बार। जीएफटीआईज में 823 सीट बढ़ी हैं, ठीक है। ट्रिपल आईटीज में लगभग 1300 सीट्स बढ़ी हैं। एनआईटीज में 296 सीट्स बढ़ी हैं। आईआईटीज का तो खेल खत्म हो जाता है सीसैप तक, आईआईटीज के लिए आप नहीं एलिजिबल रहते हो। तो टोटल आपकी भाई लगभग 3K के अप्रॉक्सीमेट सीट बढ़ी हैं, ठीक है। तो यार इसका फायदा होता है हमको, आपको चाहिए एक सीट, और एक सीट के लिए हमें काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो हमें डेफिनेटली एक सीट मिल जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बंदा गलती करता ही है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो जो दूसरा होता है ना, उससे अगर ज़्यादा रैंक भी है तो उसको इस चीज़ का फायदा मिल जाता है। तो आपको चाहिए एक सीट। अब मैं बताता हूँ, पिछले साल की बात करूँ अगर, तो 13,466 सीट लगभग खाली थी, वैकेंट थी। किसमें? सीसैप में। तो इतनी सारी सीट्स थी, और इस सारी सीट्स में आपको एक सीट चाहिए। अब एक सीट्स ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी रैंक है, क्या आप जाना चाहते हो, उन सब चीज़ों पे भी होना चाहिए। एनआईटीज़ में देखोगे तो इतनी सीटें खाली थी। ट्रिपल आईटीज़ में, जीएफटीआईज में, अगर मैं इसको कैटेगराइज्ड कर दूं थोड़ा सा, तो सीएससी रिलेटेड आपकी 839, ईसीई 897, आईटी 855, एआई रिलेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 183, और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आपकी 470। ऐसे मैकेनिकल और भी अदर जो ब्रांचेस हैं उन सब में मिला के आपकी 10,000 लगभग 222 सीटें खाली थी। तो ये आपका एक आंकड़ा है जो आपको एक बार जब आप नज़र डालोगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे तो एक सीट चाहिए और इतनी सारी सीटें खाली हैं, तो मेरे मिलने के चांसेस तो हैं ही। तो इसीलिए भी आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा डाउट, फ्लोट फ्रीज कैसे करना है, उसके साथ साथ आपको स्लाइड कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। और ये चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। जैसे सपोज दैट आपकी ये चॉइस फिलिंग है, तो आपको कौन सा वाला कब सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। आप देखो, फ्लोट कब सिलेक्ट करना होता है? जब भी आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। इसका यूज़ कब करोगे? जब आप अपग्रेड करना चाहते हो। इसका क्या मतलब होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट आपको और बेटर सीट चाहिए। आपको जो सीट मिली है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको और बेटर चाहिए। और इससे क्या होता है, आप अगले राउंड के लिए, जैसे आपको 38 नंबर की चॉइस मिल गई है ट्रिपल आईटी कोटा की कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब इसमें आपने फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने का मतलब है कि अब आप ऊपर वाली चॉइसेस के लिए एलिजिबल हो, मतलब ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली जो सीट है ये कैंसिल हो जाएंगी, मतलब ये वाली आपकी कैंसिल कर दी गई। अब आप ऊपर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इस कंडीशन में आपको फ्लोट के लिए आपको पैसा पे करना होता है, यानी इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस सेकंड आपको देना होता है। उसके बाद आप आगे जाओगे। और अब बात करते हैं फ्रीज के बारे में, ठीक है। फ्रीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोई सीट मिली, आप उस कॉलेज और ब्रांच दोनों से सेटिस्फाइड हो, तो आप एक्सेप्ट करो वो, और कोई अपग्रेडेशन नहीं। अगर आपको 40 नंबर की सीट मिली है ट्रिपल आईटी सूरत की, इसके कंप्यूटर साइंस, अगर आप सेटिस्फाई हो, आप लॉक कर दो, आपको यही सीट वो लॉक कर दी जाएगी। आप यहाँ पे अपना एडमिशन फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, कब? जब सीसैप एंड हो जाएगा उसके बाद। अब आते हैं स्लाइड पे। स्लाइड ये होता है, स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज तो पसंद है, लेकिन आप ब्रांच के लिए, यानी सेम कॉलेज लेकिन आपको ब्रांच बेटर चाहिए। उसके लिए क्या होता है, इसमें केवल ब्रांच का अपग्रेडेशन होता है। तो अगर आपने इस ट्रिपल आईटी सूरत में, आपको सपोज दैट यहाँ पे 41 सीट मिली हुई है, 41, ठीक है। तो आपने ट्रिपल आईटी सूरत में सीएससी AIML मिली हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको CSC मिल जाए, ठीक। तो CSC AIML
मिली है और सीएससी चाहते हो तो आप क्या करोगे, स्लाइड करोगे, क्योंकि आपको कॉलेज तो सेम चाहिए लेकिन आपको ब्रांच बेटर चाहिए, तो इस केस में आपको ब्रांच बेटर मिल जाएगी। ठीक है, अब सरेंडर की बात करते हैं। तो सरेंडर मतलब आप सरेंडर करना चाहते हो कि भाई मेरे को लग गया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा आगे। ठीक है, आप कॉलेज जो भी आपको मिला है आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं, भैया मेरा पैसा वापस कर दो। तो इस केस में आपकी सीट चली जाती है, जो भी सीट आपको मिली होती है, और आपको पार्शियल रिफंड मिलता है, मतलब पूरा रिफंड नहीं मिलता है लेकिन रिफंड मिल जाता है। और विड्रॉ करोगे, इसका मतलब होता है आप विड्रॉ करने से मतलब आप जो भी मिला है उससे आप विड्रॉ कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, ये भी एग्जिट है। एग्जिट के केस में क्या होता है, आपको जो सीट मिली है वो आप रिजेक्ट कर रहे हो। सपोज दैट आपको 43 नंबर की चॉइस मिली है, आपने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं और मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मतलब आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इस केस में भी आपको रिफंड मिल जाता है। और एग्जिट का मतलब होता है आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, टिल नाउ आपको कोई सीट नहीं मिली हुई है, आप एग्जिट कर लो, आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला है, आपका पूरा रिफंड हो जाता है। आई होप ये जो चीज मैंने आपको बताई आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत स्टैट्स हैं ये एक्चुअली। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जीएफटीआईज की बात करें तो अगर देखोगे तो यहाँ पे जोसा में देखो आपको ओपन कैटेगरीज के लिए ये है, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10,000 और यहाँ 13, ठीक है, 3,000 का फर्क है। ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए है। ऐसे ही आप ईसी देखोगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करोगे तो 49,000 तक क्लोज हुआ था जोसा में, और सिमिलरली 87,000 पे आपका क्लोज हुआ था सीसैप में। आप देखो डिफरेंस, देखो जोसा और सीसैप का डिफरेंस इतना आ जाता है। ठीक है, कितना फर्क आ जाता है। अब अगर आप यहाँ भी देखो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में 31,000 तक मिला है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, और यहाँ पे 39,000 तक मिला है, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मिल जाता है। इवन जब कंप्यूटर साइंस तक की ब्रांच में इतना देखने को मिल जाता है इस ब्रांच में, तो सोचो और जो ब्रांचेस होंगे उनमें कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और भी एनआईटीज वगैरह की झलक आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी हम लोग। होपफुली आप आगे देखने को मिलेगा आपको। तो देखो आप एनआईटी वगैरह देखोगे तो एनआईटी मेघालय की बात कर लो आप, ठीक है, एनआईटी मेघालय की बात करो आप, तो एनआईटी मेघालय में आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग आपका जोसा में क्लोज हुआ है, जोसा में 49,000 पे क्लोज हुआ है। बट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, 80,000 पे सीसैप में क्लोज हुआ है। देख रहे हो कितना फर्क है एनआईटीज में। ठीक है, अब एनआईटी पटना में आ जाओ। एनआईटी पटना का अगर मैं कुछ बात करूं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ले लो, सिविल इंजीनियरिंग 42 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे, और 67 पे क्लोज हुआ है सीसैप में। ठीक है, और ऐसे ही आप एनआईटी अगर पुडुचेरी की बात करो, जैसे सपोज दैट कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो, तो 18,000 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, 20,000 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर आप अदर कोई ब्रांच ले लो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 42,000 पे क्लोज हुआ है। ये हालांकि ओपन के लिए ही है, इसमें मैंने कोई होम स्टेट कोटा नहीं लगाया है, इसमें मैंने कोई अदर स्टेट कोटा नहीं लगाया है। ठीक है, ये ऑल इंडिया है, और 55,000 पे क्लोज हुई है। ऐसे ही आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का सिविल 55 पे क्लोज हुआ है जोसा में, और सीसैप में क्लोज हुआ है 94,000 पे। तो यार बहुत जब डेटा पूरा अगर एनालाइज करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इनकी जब भी जो जोसा और सीसैप की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, अब देखो बहुत सारे आप लोगों के डाउट आए थे हमारे कमेंट सेक्शन में, इवन आप देखोगे हम लोगों ने आंसर भी किया हुआ है। तो आप पहली बात तो अगर आपको डाउट है तो आप जरूर से जरूर यहाँ पे क्या करो, पूछो, वो डाउट्स पूछो। ठीक है, ये डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो जो लोग भी जैसे काउंसलिंग में, क्योंकि जोसा में बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी हैं, तो उसमें उन लोगों को क्या करना है, एक मौका है यहाँ सुधारने का सीसैप काउंसलिंग को अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका 40-45 हज़ार आपको लगे होंगे सीसैप काउंसलिंग में। तो उसके लिए हम नहीं चाहते कि आप गलती करो, तो हमारा एक बेसिक सा हमने एक सीसैप का यहाँ से एक प्लान बनाया हुआ है जो आप लोगों के लिए स्पेशली है, काउंसलिंग वालों के लिए, जो भी अपनी काउंसलिंग को अच्छी तरीके से करना चाहता है। अगर आप जाओगे इस काउंसलिंग को एनरोल करना चाहते हो तो आपको केवल सिंपली हमारे किसी भी वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है,
जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जैसे जाओगे आपको यहाँ पे काउंसलिंग प्लान देखने को मिलेगा। आप जाके इनरोल करो और अपनी काउंसलिंग को बेस्ट तरीके से करो, क्योंकि ये लास्ट चांस होता है आपको, मतलब NITs, ट्रिपल IT और GFTIs में अच्छी जगह जाने के लिए। इनफैक्ट स्टेट काउंसलिंग आपकी चल रही होंगी, साथ में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है, इन सब के बारे में भी आपको ऑब्वियस सी बात है पूछना होगा। आप जरूर आपने अब जो भी आपकी स्टेट की काउंसलिंग है आपने पार्टिसिपेट करा होगा, कुछ काउंसलिंग चल रही है, कुछ काउंसलिंग होने वाली हैं, सो बहुत सारा कंफ्यूजन भी आता है। इस केस में मैं कहूँगा आप 40-45 हज़ार रुपये CSAB में लगा रहे हो, तो उसके लिए आप थोड़ी सी भी गलती क्यों करो, आपको आई थिंक CSAB का जो हमारा प्रोग्राम है वो 2500 का है, तो आप इनरोल करो और अपनी काउंसलिंग को बेस्ट करके बेस्ट सीट आप सिक्योर करो, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो आप उड़ान विद्यापीठ के पे आना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप चैनल विजिट करोगे उड़ान विद्यापीठ पे, यहाँ पे देखोगे आप कोई भी वीडियो ओपन करके देख लो, CSAB NEUT का वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको कोई भी वीडियो क्लिक करना है, अगर आप या किसी भी डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको CSAB की काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप जाओगे आप देखोगे यहाँ के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिंक मिलेंगे। ऐसे CSAB, MPDT, जैक चंडीगढ़, ऑल UP, ऑल इंडिया, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और उनकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से हो रही है। तो मैं कहूँगा जो भी लोग गलतियाँ कर चुके हैं वो गलतियाँ ना करें, और बाकी तो आपको अपने हिसाब से ही करना है जो करना है, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो लोग भी अपने खुद से कर रहे हैं अच्छी बात है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको चीज़ें पता हैं, वो अपने आप से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जिनको नहीं पता है वो किसी न किसी की हेल्प ज़रूर लें। देखो, एक बच्चे का डाउट है, सर अगर लास्ट राउंड में मुझे मेरा प्रीफर्ड सीट नहीं मिला और मैंने विड्रॉ कर लिया तो CSAB में अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ भैया, आप बिल्कुल कर सकते हो। राउंड 1 में फ्लोट किया है, SAF देने के बाद अगर 5th राउंड में प्रीफर्ड सीट नहीं मिली तो विड्रॉ किया है तो अमाउंट रिफंड होगा। अगर आप CSAB में जाना चाहते हो तो CSAB में आपका अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा। अभी जो मैंने बताया हुआ है वहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 बताया हुआ है, उस केस में आपका अमाउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी है कि डॉक्यूमेंट कब करना है। भैया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक बात और कह दूं, जिन लोगों ने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, जैसे उनको कोई सीट अलॉट हो रही है वो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट रीचेक करो और रीसबमिट करो, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, मैंने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं क्या मतलब CSAB में कर सकता हूँ? भाई, इस केस में अगर आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप CSAB में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस केस में आप जा सकते हो। सर, मैंने JEE मेंस में जनरल कैंडिडेट दिया था, बट अब मेरा EWS सर्टिफिकेट बन गया है, मैं जोसा में। अब देखो, यहाँ पे एक डाउट है, अब ये बच्चा जनरल कैंडिडेट दिया है, ठीक है, कहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट आया, जनरल कैंडिडेट के तौर पे JEE मेंस दे दिया है और अब चाह रहा है कि आपकी कैटेगरी लग जाए। भाई, आपकी कैटेगरी तभी लगेगी जब आपकी कोई कैटेगरी रैंक होगी। सपोज दैट आपकी कैटेगरी रैंक तो आई ही नहीं है, समझो, कैटेगरी रैंक आपकी आई ही नहीं है, तो आप उस किस कैटेगरी रैंक पे आप कॉम्पीट करोगे, समझो। और CSAB में भी जो रिस्टोरेशन करने जा रहे हो जो लोग, ठीक है, जो लोग भी रिस्टोरेशन करने जा रहे हो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। मेडिकल सर्टिफिकेट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिनको भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं क्लियर है, आप सिंपली जोसा CSAB की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा वहाँ से। सर, अगर फ्लोट ऑप्शन चॉइस किया है तो सीट अलॉटमेंट फ़ी पे करना होगा? बिल्कुल। जो भी चाहता है कि भाई SAF मतलब आपको अपग्रेड के लिए जाना है तब भी आपको SAF पे करना है, और अगर आपको फ्रीज करना है तब भी SAF पे करना है, और ऐसे ही अभी और भी आपके डाउट आएंगे जैसे ही CSAB स्टार्ट होगा। CSAB जितना ही अच्छा माना जाता है उतना ही खराब माना जाता है। सबसे ज़्यादा पैसे किसी के डूबते हैं तो CSAB में ही डूबते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सर, मेरा OBC NCL सर्टिफिकेट जोसा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है, दूसरा फॉर्मेट है, मैंने बनाने के लिए दिया था। देखो भाई, जो भी होना चाहिए वैलिड फॉर्मेट पे होना चाहिए और मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अगर नहीं है उस पर तो ठीक है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, अगर जोसा में पार्टिसिपेट करें तो क्या डायरेक्टली CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जोसा में अगर नहीं किया है तो CSAB में बिल्कुल कर सकते हो, एकदम ओके है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। और CSAB में चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लगती है क्या? हाँ, बिल्कुल लगती है भाई। आपका जो है स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फीस आपको देना होता है, ठीक है, और साथ में आपको इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस देना होता है। सर, मेरे
को लोअर जीएफटीआई में सीएससी मिल रहा है और एनआईटी में लोअर ब्रांच, क्या करूं सर, बहुत कंफ्यूजन है। भाई इस केस में मैं आपको कहूंगा, अगर आप जा सकते हो तो एनआईटी चूज करो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोर ब्रांचेस भी मिल रही हैं आपको, ठीक ठाक जगह मिल रहा है तो अच्छा। ये अच्छा डाउट है, काफी अच्छा बच्चे ने लिखा। हमने हालांकि यहाँ पे देखो रिप्लाई भी किया हुआ है। सर आई हैव वन डाउट, सपोज आई हैव अलॉटेड सीट इन जोसा एंड आई एक्सेप्टेड इट बाय पेइंग एसएएफ प्लस पीएफ एंड देन आई वेंट सीसैप काउंसलिंग एंड आई गॉट एनी सीट इन राउंड 1, एक्सेप्टेड इट, राउंड 1 में कोई सीट मिल गई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड पेड सीट, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस होती है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन होता है, आपने सब कुछ पे कर दिया। बट आफ्टर एनालाइजिंग I found my JOSA seat more useful, so how can I get out if CSAB and retain my JOSA seat? इस केस में आपकी जोसा की सीट रिटेन नहीं होती है। अगर आपने एक बार अपनी सीट अपग्रेड हो गई, मतलब आपको जोसा में सपोज दैट कोई सीट मिली है और आप क्या हो गए, उसके बाद आप सीसैब में चले गए। अब सीसैब में जब भी आपको अपग्रेड होकर वो सीट मिलती है ना, तो वो दोबारा से रिटेन नहीं कर सकते आप। या तो उसको एक्सेप्ट करो, या तो उसको रिजेक्ट करो, या तो फिर एग्जिट करो, या तो फिर सरेंडर करो। ये सब आपके एग्जिट तो नहीं कर, एग्जिट तो मतलब अगर कोई अलॉटमेंट नहीं है तब करोगे, सरेंडर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ये सारी आप चीजें कर सकते हो, बट आप रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे डाउट थे, हमने ऐसे कॉमन डाउट है जो आप लोगों को, सबके ऐसे डाउट हैं जो आप यहाँ पे हमने क्लियर किए, और आगे भी यार आप लोगों के डाउट तो क्लियर करते ही रहेंगे। और जो भी लोगों के डाउट आ रहे हैं वो कमेंट में लिखो, जो भी आपके नंबर्स नीचे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे कॉल करो। और जो भी लोग काउंसलिंग में अभी तक गलतियां कर चुके हो, नहीं चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग में कोई गलती हो, अच्छी जगह जाना चाहते हो, अच्छी सीट सिक्योर करना चाहते हो, अपनी रैंक को यूटिलाइज करना चाहते हो, मेक श्योर काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम और हमारी टीम आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से आपको गाइड करेगी और आपको अच्छी जगह पहुँचने में पूरी मदद करेगी, ठीक है। चलो, आई होप सो आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और बहुत सारा कंफ्यूजन भी आपका दूर हुआ होगा। अगर दूर हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड और जो लोग भी और भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो दिए गए नंबर नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप यहाँ पे जरूर पूछिए, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।